बिलाशुबा शुक्ला के ज़ेरे साया परवरिश पाने वाली के दिल में पाक फौज के बारे ऐसी नफरत का होना हैरान को नहीं था। इस दौरान मैं 3 पराठे हड़प कर गया था। बकिया पराठे और चाय का थर्मास उठाकर मैं बाहर निकला। लौरा ड्राइंग रूम के सोफे पर लेटी थी। नाश्ते के बर्तन मेज पर रखकर मैं खामोशी से मुड़ गया। ख्वाबगाह की अकबी खिड़की जदीद तर्ज की बनी हुई थी, जिसमें मुकम्मल शीशे का इस्तेमाल हुआ था और वहां से भागना आसान था, इसलिए परमा को खुला छोड़ने का खतरा मोल नहीं ले सकता था। मैंने हथकड़ी उठाकर उसके हाथ पुश्त की तरफ जकड़े, क्योंकि सामने से हथकड़ी लगा था तो वो फिर भी शीशा खोले थी। वो नफरत से बोली, तुम जैसे डरपोक फकत कमजोर लड़की ही को दलेरी दिखा सकते हैं। गो मेरी बहादुरी और दलेरी वो इस वक्त देख चुकी थी जब मैंने उसकी इज्जत बचाई थी, लेकिन उसे ये बावर करवा के मुझे क्या मिलता। किसी की नफरत को बहस व तकरार से कम नहीं किया जा सकता था। मैंने कदरे बरहमी से कहा, मेरी दलेरी और बहादुरी को छोड़ो, अलबत्ता अपनी जुबान को काबू में रखो ताकि किसी बुरी सूरत हाल का सामना न करना पड़ जाए। वह हकारत से बोली, हम तुमसे नफरत करते हैं क्योंकि तुम हो ही इस काबिल, अहमक, बेहुदा, वाहियात, घटिया, जलीर और सख्त किस्म के बुरे शख्स हो। मैं बेपरवाही से बोला, सोचा था कुछ नया बताओ की। नया ये है कि जो ही ग्रैंड पा हमें ढूंढ लेंगे तुम्हारे सर में गोली हम ही उतारेंगे। मैंने धमकियां मेज लहजा में कहा, सोच लो कभी मेरे कब्जे में हो। वो बिफर गई, तुम हमारा क्या बिगाड़ लोगे। यकीनन मैं उसके दिल में अपनी इज्जत पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी जुबान को तमीज से गुफ्तगू करना जरूर सिखा सकता था। मैंने इस्तेज़ाही लहजा में पूछा, क्या वाकई ऐसा ही है जैसा आप कह रही हैं। उसकी बदतमीजी के बावजूद मैं एहतराम ही से मुखातिब कर रहा था। शक क्या है? उसने बज़ाहिर एतमाद से कहा, मगर लहजे का खोखलापन वाज़ेह था। ठीक है, अगर आपकी नज़र में इतना गंदा, घटिया और औबाश हूं तो अच्छा बनने की अदाकारी की क्या जरूरत है। मैंने आगे बढ़कर दरवाजा कुफल किया, अपना कोट उतार कर सोफे पर फेंका और कमीज का बटन खोलने लगा। वो गड़बड़ाते हुए अकलाई, दरवाजा क्यों कुफल किया? क्या करना चाहती हैं आप? तुम कहना उसे फौरन भूल गया था। बच्ची नहीं हो, आपको अंदाजा होना चाहिए मैं क्या करने वाला हूं। इत्मीनान भरे अंदाज में कहते हुए मैंने कमीज भी उतार दी थी। अब बालाई बदन पर सिर्फ बुनियाद रह गई थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने वादा किया था हमारी इज्जत और जान महफूज रहेगी। आप तो मुसलमान हैं ना, और मुसलमान वादा खिलाफी तो नहीं करते। मुझे जारहाना मूड में देखते ही उसकी तेजी और तरारी हवा हो गई थी। चंद मिनट पहले अकड़ खानी दिखाने वाली मिन्नतों तरलों पर आ गई थी, अब एकदम मुसलमान की वादा एफआई भी उसे याद आ गई थी। बिलाशुबा किसी भी शरीफ लड़की के लिए सबसे बड़ी धमकी यही हो सकती थी। चाहे मारपीट और तशद्दुद वो बर्दाश्त कर लेती, मगर इज्जत गंवाना इतना आसान नहीं है। मेरे वादे की अहमियत तब होती जब आपके नजदीक मेरी कोई अहमियत होती। सुकून से कहते हुए मैं बेड की तरफ बढ़ा। वो जल्दी से दूसरी जानब उतर कर गुलगुएर हुई, प्लीज माफ कर दें, हम तो बस अपनी हद जांच रहे थे कि आप कहां तक हमारी बातों को बर्दाश्त कर सकते हैं। क्षमा चाहते हैं, गलती होगी, आइंदा आपको मौका नहीं देंगे। शोक आंखों में नमी भर गई थी। अगर हाथ पुश्त पर ना बंधे होते तो उसने जोड़ लेने थे। अंसारी साहब के नाते बिलाशुबा वो मेरे लिए बहुत अहम थी। वैसे भी देखा जाए तो मजलूम और मैं जालिम के रूप में था। एक मासूम और बेबस हवाजादी को धमकाने और रोब में रखने का मैं कभी कायल नहीं रहा था, मगर उसकी जुबान की गिरा कुछ ज्यादा ही ढीली पड़ गई थी। इस वजह से छोटा सा नाटक करना पड़ गया था, वरना हकीकत तो यही थी कि मैं उससे खराश लगने भी नहीं दे सकता था। और बज़ाहिर मैं जालिम सही, मगर असल में उसका सच्चा खैर खा था। उसे मालूम ही ना था कि इतनी बड़ी गलत फहमी में मुब्तला थी। गहरा सांस लेकर मैंने मसनूई बरहमी पर काबू पाने का आइडिया दिया। उसकी नम आंखों और लरजते होंठों को देखते हुए मेरा दिल हमदर्दी से भर गया था। लहजा में नरमी पैदा करते हुए बोला, बेशक इज्जत दिल में होती है और मैं चाहता भी नहीं हूं आपके नजदीक मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम ठहरूं, लेकिन ज़ाहिरी गुफ्तगू में संभल कर बोलना मुफीद रहता है। अच्छी तरह जानती हो इस कैद में आपका थोड़ा बहुत खैरख्वाह सिर्फ मैं हूं। कैप्टन लौरा ब्राउन मेरी बेहतरीन दोस्त है, मगर आपकी वजह से खफा है तो अपनी तौहीन का बदला वैसे ही लेना चाहती है जैसे उस पर बीती। हदफ आप हैं और इसके रास्ते की दीवार फकत मैं हूं। फकलाई, आप बहुत अच्छे हैं। मैं साफ गोई से बोला, आपकी इस बात में इतनी ही सच्चाई है जितनी नहीं भागूं के वादे में थी। वो सर झुकाते हुए मनाई, आपको दोबारा मौका नहीं देंगे, यही मुनासिब होगा। मैंने कमीज और ओवरकोट पहन लिया। उसके चेहरे पर इत्मीनान नमूदार हुआ और वो दोबारा बैठ के वो कमरा उसके लिए मुनासिब नहीं था। मैं किसी ऐसे कमरे की तलाश में बाहर निकला जिसमें खिड़की मौजूद ना होती, यूं से हथकड़ी लगाने की जरूरत न पड़ती, क्योंकि मैंने महसूस किया था उसे हथकड़ी में सख्त उलझन होती थी। बल्कि हथकड़ी तो ऐसी आफत का नाम है कि आदि मुजरिम भी इससे तंग पड़ जाते हैं। वो बेचारी तो नर्मो नाजुक लड़की थी। ऐसी कलाइयां गजरों के लिए बनी होती हैं, ना कि हथकड़ी के लिए। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकला। लौरा ब्राउन नाश्ते को जुड़ी हुई थी। मुझ पर सरसरी नजर डालकर वो बेनियाजी से चाय की प्याली की तरफ मुतवज्जा होगी। मैं भी उसे नजरअंदाज करके सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर आमने सामने 2 ख्वाबगाहें बनी थी। इनके दरमियान हाल नुमा जगह बन रही थी जिसे ड्राइंग रूम की शक्ल दी गई थी। अंग्रेजी हर्फ यू की शक्ल में 3 सोफा सेट पड़े थे।
इनके सामने शीशे की खूबसूरत मेजें सजी थीं। सोफों के पहलुओं में नाजुक तपाइयां रखी गई थीं। सामने की दीवार पर बड़ी स्क्रीन की LED लगी थी। फर्श पर स्लेटी रंग का उम्दा कालीन बिछा था। अकबी दीवार में शीशे की बड़ी खिड़की थी। खिड़की पर दबीज पर्दे लटके थे और दाएं बाएं गमला स्टैंड रखे हुए थे। गमलों में गहरे सब्ज रंग के खाद भर ऊंचे पौधे लगे थे, जिनका नाम बहरहाल मैं बिल्कुल नहीं जानता। वहां छत पर जाने को सीढ़ियां मौजूद थी। सीढ़ियों पर रहते हुए मैंने छत का जायजा लिया और वापस दूसरी मंजिल पर आ गया। ख्वाबगाहों में कोई खिड़की मौजूद न थी। दोनों में एक सिंगल बेड, 2 फोम वाली कुर्सियां रखी थीं। कमरे के फर्श पर कालीन भी बिछे थे। गुसलखाना भी मुंसलिक था। बिलाशुबा परमा को कैद रखने को दोनों कमरे बेहतरीन थे। मैं नीचे पहुंचा। लौरा ने बेड संभाल लिया था। परमा खफीफ सी सोफे पर बैठी थी, लेकिन लौरा ने उसे डांट पिलाई थी। मैंने परमा को उठने का इशारा किया। चलो मेरे साथ। कहाँ? नजर चुराती हुई हकलाई। मैं नरमी से बोला, अपनी ख्वाबगाह में। वह सर झुकाए मेरे साथ चल पड़ी। ख्वाबगाह में ले जाकर उसकी हथकड़ी खोली। या आराम करो, मैं बाहर लेटा हूँ, कुछ जरूरत पड़े तो दरवाजा खटखटा देना। वो धीरे से बोली, नए कपड़े और गर्म पानी चाहिए होगा। न जाने कितने दिन हो गए हमें नहाए हुए, अब तो बदन से बू आने लगी है। गुसलखाने में गीजर लगा है, ऑन कर लो, थोड़ी देर में पानी गर्म हो जाएगा। मैं कपड़े लाता हूँ। दरवाजा बाहर से बंद करके मैं नीचे आ गया। लौरा इत्मीनान से सो गई थी। गुसलखाने के सामने ड्रेसिंग रूम बना था, जिसकी मुकम्मल दीवार 3 अलमारियों पर मुश्तमिल थी। अलमारियों के नीचे जूतों के रैक थे। 2 अलमारियां जनाना लिबास और एक मर्दाना कपड़ों से भरी हुई थी। जनाना लिबासों में साड़ियां, 3 पीस सूट, जनाना जीन्स, पाजामे, शलवार सूट और न जाने क्या क्या अकसाम मौजूद थी। परमा पहली मरतबा स्कर्ट में नजर आई थी और दूसरी मरतबा उसे अगवा करते देख पाया जब वो जीन्स में थी। अंदाजा यही था कि उसे मगरबी लिबास पसंद था, मगर मैंने उसके लिए शलवार कमीज पसंद की, क्योंकि ये ऐसा लिबास है जिसमें नाप की काफी गुंजाइश निकल आती है, जबकि मगरबी लिबास में ऐसी गुंजाइश नहीं मिलती। इसमें दुरुस्त फरमाइश ज्यादा जरूरी ख्याल की जाती है। इतना बेहुदा रंग हमने कभी नहीं पहना। बैंगनी रंग के कपड़े देखते ही उसने नाक मुंह चढ़ाई थी। तोहफा नहीं दे रहा, जरूरत पूरी कर रहा हूं, और आप भी कैदी हैं, दावत में नहीं जा रही हैं। लिबास बेड पर फेंक कर मैं बाहर निकलने को मुड़ा। उस रात से बोली, 2-3 जोड़े कपड़े ले देने से आप गरीब नहीं हो जाएंगे, और फिक्र ना करें, जितना हम पर खर्च करोगे ग्रैंड पास से मिलते ही सारा सूद समेत लुटा देंगे। बाकी ये कपड़े किसी के इस्तेमाल शुदा लगते हैं, हम किसी और के कपड़े नहीं पहन सकते। उसने कपड़े कुर्सी पर फेंक दिए थे। मैं नरमी से बोला, फिर इंतजार करूं, तौलिया भी मंगवा लेना और कुछ खाने लायक भी। उसने बेतकल्फी से फरमाइश की। मैं जवाब दिए बगैर बाहर निकला। दरवाजा बाहर से बंद करके मैं खिड़की के पास खड़ा होकर बाहर का जायजा लेने लगा। पास से दाखिली दरवाजे और सामने की गली पर नजर रखी जा सकती थी। जब तक डॉक्टर सुजाता की तरफ से इत्मीनान हासिल न हो जाता मुझे चैन नहीं आ सकता था। थकन के बावजूद मैं लौरा के उठने से पहले सो नहीं सकता था। थोड़ी देर खिड़की के सामने गुजार कर मैं छत पर चढ़ गया, मगर खुले आम फिरना मुनासिब नहीं था, इसलिए सीढ़ियों के साथ पानी की टंकी की आड़ लेकर दाएं बाएं का जायजा लिया। फरार होने के मुनासिब रास्ते का तयन किया और दूसरी मंजिल पर उतर आया। वो ड्राइंग रूम परमा की निगरानी के लिए बेहतरीन था। मैं टीवी लगाकर खबरें देखने लगा। गुज़िश्ता रात के हंगामे के बारे कोई वाज़ेह खबर नहीं चली थी। बस पुलिस का शहरियों को तंग करने का जिक्र हो रहा था। यकीनन हमें ढूंढने को पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी, गाड़ियों की तलाशी ले रही थी, पैदल चलने से बाज पुरस कर रही थी। और पुलिस की ऐसी कार्रवाइयां बिलाशुबा आवाम के लिए मुफीद होती हैं, क्योंकि इसी तरह ही दहशतगर्दी और दूसरे गैर कानूनी धंधों पर काबू पाया जा सकता है। लेकिन पुलिस की ये चौकसी और ईमानदारी न पाकिस्तान के आवाम को रास आती है और न हमारे पड़ोसी इस सरगर्मी को पसंद करते हैं। 11:15 मोबाइल फोन की घंटी बजी। डॉक्टर सुजाता की कॉल थी। हेलो हाय के बाद पूछने लगी, कोई चीज चाहिए हो तो आपकी तरफ ही आ रही हूँ। मैं बदकल्फी से बोला, काफी सामान चाहिए, और फिर इसे नाश्ते की जरूरी सामान के अलावा परमा के लिए 2 सूट और तौलिया लाने का बता दिया। कपड़ों के नाप के बारे में इस्तफसार पर एतमाद से अपनी जाने हयात पलवैश्य का नाम बता दिया था। डॉक्टर सुजाता 2 बजे के करीब वहां पहुंची थी। मैंने दाखिली दरवाजा खोला। वो कार अंदर ले आई। गैराज में तो जगह नहीं थी। उसने कार मुख्तसर से सहन में ही पार कर दी। अकबी निशिस्त सामान से भरी हुई थी। सामान अंदर मुंतकिल करके हम निचले ड्राइंग रूम में बैठ गए। अब तक मैंने उसे परमा के बारे में कुछ नहीं बताया था, और चूंकि खबरों में उसका कोई तस्करा नहीं हुआ था, इसलिए डॉक्टर सुजाता खुद से भी उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी। जगह पसंद आई। रस्मी कलमात की अदायगी के बाद उसने खुशदिली से पूछा। मैं साफ गोई से बोला, आपके रवैये ने उलझाया हुआ है, वरना जगह बहुत उम्दा है। उसके चेहरे की रौनक मांद हुई। होंठ काटते हुए उसने चुप साध ली थी। तब वो काफी दुखी दिखाई दे रही थी। डॉक्टर साहब, याद रहे, पुलिस और एजेंसियां मुसलसल हमारी तलाश में हैं और मालूम नहीं किस वक्त हम तक पहुंच जाएं। ऐसे हालात में अंधाधुंध भागना हमारी मजबूरी बन जाता है। बेहतर होगा किसी मुनासिब मौका के इंतजार के बजाय जो कुछ कहना है उगल दो। हाँ या ना करने में देर नहीं लगाऊंगा। आपकी साथी सोई है? मैंने इस बात में सर हिलाया। हाँ, अगर जाग रही होती तब भी परवाह नहीं थी कि बेचारी हिंदी से बिल्कुल ना बलाते। वो मुस्तफसर हुई, क्या मेरा काम करने को उसकी इजाजत की जरूरत पड़ेगी?
मैंने उसे तसल्ली दी, उसका इन्हिसार आपके काम पर है। अगर अकेला मेरे करने का है तो इसे बताने की भी जरूरत पेश नहीं आएगी, वरना बेफिक्र रहो, वो मेरे साथ है। वो उलझन अमेज लहजा बोली, मुझे नहीं पता आप अकेला कर लेंगे या दोनों की जरूरत पड़ेगी। आप ये सर दर्द मेरे लिए रहने दें और काम बताएं। लम्हा भर सोच कर वो हिचकिचाते हुए बोली, 7 हाइट अस्पताल का एक सीनियर डॉक्टर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। उसके पास मेरी ऐसी वीडियोस हैं जो यूट्यूब पर चढ़ा दी तो मेरे पास आत्महत्या के अलावा कोई चुनाव नहीं बचेगा। मैंने दिल ही दिल में अपने पास मौजूद पैसों का हिसाब करते हुए पूछा, कितनी रकम का तकाजा कर रहा है? वो सुर्ख होते हुए बोली, इससे रकम नहीं चाहिए। मैंने उसके महजूब चेहरे से नजरें हटाई और सोफे की पुष्ट पर सर टेकते हुए पूछा, कहीं उसका मुतालबा मान तो नहीं लिया? वो शर्म, गुस्से और दुख भरे लहजे में कराए, गुज़िश्ता 2 इतवार की रातें अज़ियत सह चुकी हूँ। मैं शाकी हुआ, इसका मुतालबा पूरा करने के बाद बाकी क्या बचा? अब वो जोर दे रहा है, मुझे उसको दोस्तों को राजी करना पड़ेगा, और दर हकीकत वो इसके दोस्त नहीं गाहक हैं जिनसे भारी मुआवजा लेकर मुझे पेश करेगा। मेरे अलावा भी चंद लेडी डॉक्टर उसके चुंगल में फंसी हैं जो कोशिश के बावजूद जान नहीं छुड़ा पा रही। एक बार उसके हत्थे चढ़ जाने वाली इस दलदल से निकलने की कोशिश में मजीद धंसती चली जाती है। पहले उसके पास मेरा एक वीडियो क्लिप था, अब 2-3 फिल्में बना चुका है। मैंने हैरानी से पूछा, फंसी कैसे? वो अफसुर्दा लहजे में गोया हुई, डॉक्टर आदिति वर्मा काफी अरसे से इसके चुंगल में फंसी थी। इस बेगैरत ने आदिति से वादा किया कि अगर मुझे वर्गलाकर उसके चुंगल में फंसा दे तो आदिति की जान छूट जाएगी। आदिति लालच में आ गई, मुझसे ताल्लुकात बढ़ाए, दोस्ती और बेतकल्फी पैदा की, यहाँ तक कि 2-3 हफ्तों में हमारी गाड़ी छिनने लगी। फिर एक रात अपने यहाँ तकरीब में बुला लिया। दोस्ती निभाने को मुझे जाना पड़ा। क्या खबर थी कि अपनी गर्दन में फंदा डाल रही हूँ। तकरीब में उसकी गनी चुनी सहेलियां और चंद दोस्त ही आए थे। दूसरों की हमराही में मैंने भी 2-3 जाम चढ़ा लिए। इससे बेखबर कि आदिति मेरी शराब में जज्बात को बरअंगेख्ता करने वाली दवाई की अच्छी खासी मिकदार शामिल कर चुकी थी। जो ही मैं बहकने लगी, आदिति मुझे खींचकर अपने ख्वाबगाह में ले गई। मुझे अपने अफ़ाल पर काबू नहीं रहा था। ख्वाबगाह में बंद करके पहले तो वो खुद मेरे जज्बात को मजीद उभारती रही। यूं ही मैं होशो खिरत से बेगाना हुई, उसने अपने खसूसी मुलाजिम को काल करके वहीं बुला लिया और तब तक मैं फायदे नुकसान के एहसास से कोसों दूर जा चुकी थी। तब मेरी तलब में जिल्लत और गलाजत के अलावा कुछ शामिल नहीं था। जब हवासों में आई तो लुट चुकी थी, लेकिन अफसोस करने और पेशेमां होने से मेरी असमत या फख्र वापस नहीं आ सकता था। रो धो कर घर आ गई। 2 दिन नौकरी पर नहीं जा सकी थी और जिस दिन काम पर लौटी तब पता चला कि मेरे पांव के नीचे जमीन नहीं रही थी। डॉक्टर देव आशीष कुमार के मुतालबे से बचने का एक ही रास्ता बचा था और वो था आत्महत्या करना। कोशिश तो की मगर जिंदगी की मोहब्बत गालिब रही। सोचा जब एक बार बर्बाद हो चुकी हूं तो दूसरी बार कड़वा घूंट पीने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पहले लालिमी वजह बनी, दूसरी बार बेबसी। मगर यह मेरी भूल थी कि देव आशीष जैसे दरिंदे के चुंगल से जान छुड़ा कर निकल जाऊंगी। उसकी खूबसूरत आंखों से पानी बहने लगा था। पानी पी लो। न जाने लोरा किस वक्त पहुंची थी। उसे रोते देखकर पानी का गिलास बढ़ाते हुए नरम लहजे में बोली। वो गिलास थाम कर एक ही सांस में खाली करके दौरा बावर्ची खाने की तरफ बढ़ गई थी। मैं मतलब की बात पर आया, बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। वो आजुर्दगी से बोली, सारी कहानी तो बता दी है। मैं नरमी से बोला, तफसील बताई है, मतवाए नजर बयान करो। वो दांत पीसते हुए बोली, देव आशीष कुमार को कत्ल कर सकते हो? ये काम तो आप खुद भी कर सकती थी। वो इस्तेज़ाइया अंदाज में बोली, क्या आपको इतनी हिम्मत और हौसले वाली लगती हूँ? मैं इत्मीनान से बोला, किराए के कई कातिल मिल जाते हैं। अगर वो कातिल पकड़ा जाता तो मेरी इज्जत तो खैर क्या बचती, जेल की सैर भी करना पड़ती। मेरे मशवरे जारी रहे। अपने भाई को सब कुछ बता देती। एक मर्द ऐसे मामले को अच्छी तरह संभाल सकता है। इसी वक्त लोरा मग में चम्मच घुमाती हुई मेरे साथ आकर बैठ गई। वो शायद कॉफी के लिए पेस्ट बना रही थी। सुजाता ने गहरे तन से तस्दीक चाही। यकीनन आपके यहाँ ऐसे हादसे के बाद बहन फौरन अपने भाई को एतमाद में ले लेती होगी ना, है ना? गलती का एतराफ कर लेती तो गुनाह से बच जाती। वो निदामत से बोली, अपनी गलती और हमाकत पर पर्दा डालने को गुनाह का सहारा लेना चाहता, मगर नहीं जानती थी कि पस्ती में लुढ़कने वाला तह में पहुंचने से पहले नहीं संभल सकता। यकीनन मेरी निजात भी शमशान घाट ही में जाकर ही होगी, लेकिन बदनामी से नहीं भाग सकती, क्योंकि देवाशीष जैसा मूसी मेरी मौत के बाद मेरी नाजेबा वीडियोस को बेचकर पैसा कमाएगा। मेरे लिए देवाशीष के सर में गोली उतारना चंदा दुश्वार नहीं है, लेकिन देवाशीष की मौत के बाद भी खतरा आपके सर पर मंडलाता रहेगा। न जाने उसने वीडियोस कहाँ छुपाई होंगी। इसकी मौत की वजूहात ढूंढने वालों की इन वीडियो तक रसाई मुश्किल नहीं होगी, और तफ्तीश करने वालों में कोई बदखसलत शामिल हुआ तो आपका वास्ता किसी नए देवाशीष से पड़ जाएगा। वो फीके लहजे में बोली, अंदाजा कर सकती हूँ। लोरा लाताल्लुकी से मग में चम्मच घुमाते जा रही थी। सरदर्द के लिए पेस्ट वाली कॉफी अच्छी रहती है,
लेकिन कॉफी का पेस्ट बनाना भी अच्छा खासा सरदर्द है। बकौल शायर, दर्द सर के वास्ते संदल लगाना है मुफीद, इसका घिसना और लगाना दर्द सर ये भी तो है। लोरा नींद से जागकर अपनी कसलमंदी दूर करने को काफी पीना चाह रही थी और उसकी कसलमंदी पेस्ट बनाने ही से दूर हो गई थी। मैं सुजाता की तरफ मुतवज्जा हुआ। अब बताओ आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गहरा सांस लेती हुई उसने सर पर हाथ रखा। आपका नर्म लहजा, खुश इखलाकी और बात करने का ढंग ऐसा था कि मैं जुआ खेलने पर आमादा होगी। सोचा आपके काम आकर अपना बिगड़ा नसीब सुधार लूंगी। लोरा बावर्ची खाने की तरफ फिर बढ़ गई थी। मैंने झुककर सुजाता के हाथ की पुश्त को थपाया। नसीब सुधारना रब्बे कायनात का काम है, अलबत्ता कोशिश की जा सकती है और बेफिक्र रहो, इंशाअल्लाह तुम्हें मायूस नहीं करूंगा। मुझे अकीदत से देखते हुए ममनूनियत भर लहजा बोली, आपका तुम कहना मुझे अच्छा लगा। लोरा ट्रे में 3 मग सजाए नमूदार हुई। हमारे सामने एक एक मग रखकर उसने अपना मग उठा लिया। शुक्रिया। डॉक्टर सुजाता काफी का मग उठाते हुए लोरा को मुखातिब हुई। गर्दन में हल्का सा खम लाते हुए लोरा ने फुलझड़ी छोड़ी। रीजा की तसल्लियों और वादों को संजीदगी से न लेना कि खूबसूरत लड़कियों को चिकनी चुपड़ी बातों से बहलाना इसकी आदत है। कि क्या मतलब? डॉक्टर सुजाता बुखला गई थी। लोरा ने मुंह बनाया। अलजबरे का कुलिया या ज्योमेट्री का मसला तो बताया नहीं, क्या वजाहत की जरूरत पड़े? डॉक्टर सुजाता शस्तर से मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। मैं इत्मीनान से बोला, इसे पूछो ना मेरे साथ क्यों अपना वक्त ज़ाया कर रही है, कहीं दफा हो जाए। लोरा का मुतरन्नम कहका गूंजा। अकेले में मिन्नतें करने और हाथ जोड़ने से भी नहीं कतरा था, दूसरों के सामने इसके ड्रामे देखो। डॉक्टर सुजाता हवनक सी हमें कुर रही थी। फिर उसे रहा नहीं गया, हिंदी में बोली, मादाम की बात मेरी समझ में नहीं आई। अंदेशा न करो, इसकी बेहुदा गोई और बकवास की आदत बहुत पुरानी है। लोरा शरारती अंदाज में बोली, झूठा इसलिए उर्दू बोल रहा है ताकि मुझे इसकी बात समझ ना आए। डॉक्टर सुजाता के चेहरे पर परेशानी उभरी। लोरा ने चीज छोड़कर उसके पहलू में जा बैठी। बहरहाल परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना, और बताओ क्या मसला है। डॉक्टर सुजाता बोली, आपके साथी को तफसील बता दिए तो क्या सोचा है? लोरा बराह रास्त मुझे मुखातिब हुई। मैंने कहा मशवरा करते हैं। लोरा मुसर्रत से चाहे कि शुक्र है मुझसे बात तो की। मैंने सोचा पक्के खफा हो गए, तुम्हारी हरकतें तो ऐसी नहीं कि बंदा बात करे। अच्छा, अब तो माफी तलाफी हो गई है तो क्यों ना काम की बात की जाए। पहले मुझे डॉक्टर सुजाता का मसला बताओ, फिर कोई हल सोचते हैं। मैंने अजमालन बयान किया, तुम्हारे वाला मसला है। इसे भी एक शुक्ला टकरा हुआ है जो इन लम्हात को फिल्मा कर बेचारी को ब्लैकमेल कर रहा है। बस इस दरिंदे से जान छुड़ाना चाहती है। बस सुकून से बोली, सोचना क्या है, सर में गोली उतार दो ताकि अपने अधूरे काम की तरफ मुतवज्जा हो सके। और इसके कब्जे में जो वीडियोस हैं उसका क्या किया जाए। वो डॉक्टर सुजाता की तरफ मुतवज्जा हुई। जरा इसका हदूद अरबा बयान करो, कहाँ रहता है, किस वक्त छुट्टी करता है, मुहाफ़िज कितने, वगैरह वगैरह। सुजाता ने तफसील बताई। सुबह 9 बजे अस्पताल पहुंचता है और शाम 4 बजे छुट्टी करता है। 7 हाइट अस्पताल से थोड़े ही फासले पर शिवानगर में इसकी बड़ी सी कोठी है। गैर शादीशुदा है। घर में 2 चौकीदार, 1 माली, 1 बावर्चन हर वक्त मौजूद होते। एक जाती मुहाफिज और 1 ड्राइवर भी है जो अस्पताल की तरफ से उसे मिले हुए। लोरा ने बाकी से पूछा, औरतों के बारे उसकी कोई खास पसंद? डॉक्टर सुजाता नफरत भर लहजा बोली, खुद तो काला बजंग है मगर गोरी सफेद औरतों का शैताई है, इसीलिए सांवली और काली रंगत वाली अमूमन उसके शर से महफूज रहती हैं। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद वो हसरत से बोली, काश मेरी रंगत भी सांवली होती। किस चीज का स्पेशलिस्ट है? माहिर अमराज कल्ब व जिगर। वो इत्मीनान से बोली, रिजा अपने रवैये की मुआफी मांगे, बाकी काम मैं संभाल लूंगी, जरूरत ही नहीं है, तुम आराम करो। जलील हो जाओगे लेकिन अपनी अना नहीं छोड़ोगे। नाक मुंह चढ़ाते हुए सुजाता को मुखातिब हुई, मुझे सफेद कोट और नई कार चाहिए होगी, तो मेरे साथ चलोगी। दूर से उसकी कोठी दिखाकर वापस आ जाना, बाकी ऐसे किरदार को मैं आसानी से संभाल लूंगी। मैंने पूछा, मुझे बताओ तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हें तो बिल्कुल नहीं बताऊंगी, अलबत्ता मुआफी मांगते हो तो गौर कर सकती हूँ। मैं बनाते हुए बोला, भाड़ में जाओ। वो खिलखिलाकर हंसी, चलो बता देती हूँ, तुम भी क्या याद करोगे। एक आलीशान कोठी के दाखिली दरवाजे के सामने मैंने कार रोकी। चौकीदार जैली खिड़की खोलकर बाहर निकला। मैं चौकीदार को मुखातिब हुआ, डॉक्टर जेनिफर हैंडसले डॉक्टर देव आशीष साहब को मिलने आई हैं, मैं पता कर लूं। वो अंदर घुस गया। लोरा ने मुझे छेड़ा, तुम्हें जैनी भूली नहीं? बेतरों कार से निकलकर खड़ी हो जाओ ताकि डॉक्टर देव आशीष तुम्हें अच्छी तरह देख सके। मैंने उसे सिक्योरिटी कैमरे की तरफ मुतवज्जा किया। तुम जैसे खड़ूस के साथ इतना अरसा रहकर भी मुतासर न कर पाई तो खबीस वीडियो कैमरे में देखकर कैसे मुतासर हो जाएगा। तंजिया लहजा में कहते हुए वो नीचे उतर गई। काले रंग के 3 पीस सूट में वो सही दमक रही थी। बालों को अच्छी तरह संवार कर उसने बखेर दिया था ताकि यूं लगे काम छोड़ कर आई है। सफेद कोट ने रही सही कसर पूरी कर दी थी। आंखों में नीले लेंस और इस पर सफेद बड़े शीशों की ऐनक उसने उसका आधा चेहरा ढांप लिया था। ऐनक ने उसकी मासूमियत में कई गुना इजाफा कर दिया था। तो अपने असल हुलिये में थी, क्योंकि हमें उम्मीद थी डॉक्टर देव आशीष उसे शक्ल से नहीं पहचानता होगा। यूं भी टीवी पर सिर्फ मेरी तस्वीर दिखाई गई थी। लोरा की तस्वीर पुलिस और एजेंसी वालों को खुफिया तौर पर तकसीम की गई थी। मैं खामोश बैठा रहा। तवक्का के मुताबिक मिनट भर बाद ही गेट खुल गया था। लोरा अंदर गई।